जय हिंद दोस्तों, मैं पिंकू विद्यार्थी। आज हम लोग वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। आज जो वैदिक सभ्यता जो मेरा टॉपिक है वो बिहार का वैदिक सभ्यता है, भारत का वैदिक सभ्यता नहीं है। यानी हमें ये अध्ययन करना है कि वैदिक सभ्यता में बिहार से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप अपना नंबर मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता तो बिहार का प्रथम जानकारी यानी बिहार का पहला उल्लेख, सबसे पहले बिहार का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। सबसे पहले बिहार यानी हमारे बिहार राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है या किस में किया गया है, तो सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। आज हमारे राज्य का नाम तो बिहार है, लेकिन वैदिक युग में इसे परचाय या पूर्व प्रदेश कहा गया है। यानी आज हम अपने राज्य को बिहार कहते हैं, लेकिन वैदिक युग में इसे बिहार नहीं कहा जाता था, वैदिक युग में इसे परचय कहा जाता था या पूर्व प्रदेश कहा जाता था। लेकिन मौर्य और गुप्त काल में हमारा बिहार मगध के नाम से जाना गया। मौर्य और गुप्त काल में हमारा बिहार मगध के नाम से जाना गया। ऐसे बिहार का वर्णन हमारे दो महान ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी किया गया है। यानी रामायण महाभारत महाकाव्य है, याद रखिएगा। महाकाव्यों की संख्या 2 है, एक रामायण और दूसरा महाभारत है। ऐसे सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, इसका प्राचीन नाम जैन संहिता है। और ये दोनों महाकाव्य रामायण और महाभारत में बिहार का वर्णन किया गया है। श्री राम भगवान बक्सर के निकट गुरुकुल में महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण किए थे। यानी राम भगवान के गुरु महर्षि विश्वामित्र थे और उस महर्षि विश्वामित्र से राम भगवान ने बिहार के बक्सर जिला में शिक्षा ग्रहण किए थे। यानी राम भगवान शिक्षा ग्रहण बिहार में ही किए। रामायण का रचना वाल्मीकि ने किए थे और ये वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख किया है। ये मलद और करुणा शब्द बक्सर के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? बक्सर के लिए। राम भगवान बक्सर में ही ताड़का वध किए थे। ये जो ताड़का वध का आप नाम सुने होंगे, राम भगवान बक्सर में ही ताड़का वध किए थे। अब महाभारत की बात करते हैं तो आप 16 महाजन पढ़िएगा, 16 महाजन पद। तो 16 महाजन पद में एक महाजन पद है जिसका नाम है अंग, और ये अंग महाजन पद बिहार में था। और अंग का राजा कर्ण था। अंग का राजा कौन था? कर्ण। और महाभारत में कर्ण का उल्लेख होता है। तो ये जो कर्ण जो था वो अंगराज के राजा था। कर्ण क्या था? अंगराज के राजा। तो अंगराज का राजा कर्ण था और अंगराज बिहार में था। तो ये महाभारत की कहानी है। महाभारत में जो कर्ण है वो अंगराज के राजा थे और ये अंगराज बिहार में था। अब वेदों की बात करते हैं तो वेदों की संख्या 4। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। कभी पूछा जाए कि कुल कितने वेद हैं तो 4 वेद, जिसमें पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद और सबसे प्राचीन वेद और सबसे पुराना वेद या पहला वेद कौन है? तो वो है ऋग। यानी सबसे प्राचीन वेद, प्रथम वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन या सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में हमारे बिहार को या हमारे बिहार के निवासियों को
ऋग्वेद में हमारे बिहार को और हमारे बिहारियों को कीकट कहा गया है। क्या कहा गया है? कीकट। कभी आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है, तो ऋग्वेद में बिहार को और बिहार के निवासियों को यानी बिहारियों को कीकट शब्द से उल्लेख किया गया है। बल्कि बराह पुराण में, बराह पुराण, कीकट को अपवित्र स्थान बताया गया है। अपवित्र स्थान बताया गया है। यानी ऋग्वेद में तो बिहार को कीकट कहा गया है, ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है, लेकिन बराह पुराण में कीकट को अपवित्र स्थान बताया गया है। अपवित्र स्थान बताया गया है। तो दो चीज आप याद रखिएगा। पहला, ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है? कीकट, या बिहार के निवासियों को क्या कहा गया? कीकट। लेकिन किस पुराण में कीकट को अपवित्र स्थान बताया गया है? तो वो आपका हो गया बराह पुराण। अब चलते हैं सामवेद। तो सामवेद को ऐसे देखिएगा, सामवेद दूसरा वेद है जिसमें साम और वेद, साम का अर्थ होता है संगीत और वेद का अर्थ होता है पवित्र। तो साम का अर्थ होता है संगीत और वेद का अर्थ होता है पवित्र। और साम वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का विकास हुआ। संगीत के 7 स्वर सारे गामा पाधा निसा का भी विकास साम वेद में ही हुआ है। इसीलिए साम वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अब देखिएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद बताया जाता है कि एक गाद और पद 2 ग्रंथ है। गाद और पद 2 ग्रंथ है और इसी गाद और पद में यजुर्वेद का उल्लेख किया गया है। अब अथर्ववेद की बात कहते हैं तो अथर्ववेद में बिहार के लोगों को बरतय कहा गया है। अथर्ववेद में बिहार के निवासियों को बरतय कहा गया है। बल्कि खाली अथर्ववेद में नहीं कहा गया, इसके साथ साथ पंचबीस ब्राह्मण भी है। पंचबीस ब्राह्मण, तो देखिएगा पंचबीस ब्राह्मण और अथर्ववेद में बिहार के निवासियों को, बिहार के लोगों को बरतय कहा गया है। तो यहाँ ऋग्वेद में बिहार के लोगों को कीकट, लेकिन अथर्ववेद में बिहार के लोगों को क्या कहा गया है? बरतय। लेकिन खाली अथर्ववेद में बिहार के लोगों को बरतय नहीं क्या कहा गया, बल्कि हम पंचबीस ब्राह्मण भी पढ़ते हैं तो उसमें भी बिहार के लोगों को बरतय कहा गया है। बताया जाता है कि अथर्ववेद से प्राचीन बिहार का उल्लेख, प्राचीन बिहार की कहानी मिलती है। प्राचीन बिहार, तो प्राचीन बिहार का उल्लेख या प्राचीन बिहार की कहानी जो है वो हमें अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद ये चारों वेद में सबसे बड़ा वेद है। ये चारों वेद में सबसे बड़ा वेद है और ये सबसे अंतिम का वेद है। ये सबसे अंतिम का वेद है। पुराणों की संख्या 18 है और इसका संकलन किया था वेद व्यास ने। इसका संकलन किसने किया था? वेद व्यास ने। अब देखिएगा इसी 18 पुराण में एक वायु पुराण है। इसी 18 पुराण में एक वायु पुराण है और इस वायु पुराण में गया का, राजगीर का और पुनपुन का उल्लेख किया गया है एक पवित्र स्थान के रूप में। यानी एक पवित्र या एक श्रेष्ठ स्थान के रूप में गया, राजगीर और पुनपुन का उल्लेख किया गया है। तो वायु पुराण में गया, राजगीर और पुनपुन को एक पवित्र धर्म स्थल बताया गया है। एक पवित्र धर्म स्थल बताया गया है। अब देखिएगा इसी वायु पुराण में आगे चलकर गया को असुरों का राज बताया है। गया को असुरों का राज बताया गया है। तो किस पुराण में गया को असुरों का राज कहा गया है? किस पुराण में गया को असुरों का राज कहा गया है? तो वो आपका हो गया वायु पुराण। वो क्या होगा? वायु पुराण होगा। अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, क्योंकि वैदिक सभ्यता से भी सवाल पूछता है एग्जाम वाले। ये हो गया आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक
सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। वैदिक सभ्यता का संस्थापक आर्य लोग को माना जाता है। यानी ये माना जाता है कि वैदिक सभ्यता का जो संस्थापक है, यानी वैदिक सभ्यता का जो स्थापना किया है वो किया है आर्य लोग। और आर्य जो है ना वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ये जो आर्य है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। और आर्य का अर्थ होता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन यानी अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। ये आर्य शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम वेद में किया गया। इस आर्य शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां किया गया? वेद में। वही वेद में 36 बार उल्लेख किया गया है, 36 बार। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। इसका संस्थापक आर्य था। और ये जो आर्य है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन यानी अच्छे कुल में जन्म लेने वाले। आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वेद में किया गया है और वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार किया गया। मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। ये आगे चलकर इंग्लैंड का नागरिकता ग्रहण कर लिए। तब इन्हें जर्मनी मूल के अंग्रेजी विद्वान कहा जाने लगा। तो ये मैक्स मूलर थे जर्मनी के, लेकिन ये इंग्लैंड का नागरिकता ग्रहण कर लिए। अब ये जर्मनी मूल के अंग्रेजी विद्वान हो गए। और ये मैक्स मूलर इंग्लैंड में रहकर अंग्रेजी का शिक्षा न लेकर संस्कृत का शिक्षा लिए। किस विषय का शिक्षा लिए? संस्कृत का। और संस्कृत का शिक्षा लेकर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समझने का प्रयास किए। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समझने का प्रयास किए, क्योंकि मैक्स मूलर को भारत का संस्कृति और सभ्यता को समझना था। और उस जमाने के हिसाब से भारत की संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए संस्कृत की जानकारी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस समय भारत की सभी पुस्तकें संस्कृत में लिखाता था। और ये व्यक्ति को भारत की संस्कृति और सभ्यता को अध्ययन करना था। इसीलिए ये इंग्लैंड में संस्कृत का शिक्षा लिए। और संस्कृत का शिक्षा लेकर इन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किए। और इन्होंने ये बताया कि जो आर्य भारत आया था, यानी ये आर्य भारत आया था, ये हकीकत में मध्य एशिया के बैक्टीरिया क्षेत्र के रहने वाले थे। मध्य एशिया के बैक्टीरिया क्षेत्र के रहने वाले थे। तो सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने ही बताया था कि जो आर्य भारत आया था वो मध्य एशिया के बैक्टीरिया क्षेत्र के रहने वाला था। ये आर्य भारत के पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बस गया था। पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बस गया था। अफगानिस्तान में आकर बस गया था। आर्य लोग भारत के जिस जगह पे आके बसा था वह जगह सप्त सैंधव कहलाया। वह जगह सप्त सैंधव कहलाया। यानी आर्य लोग भारत की जिस जगह पर आकर बसा था वह जगह को कहा गया सप्त सैंधव। सप्त सैंधव यानी आर्य लोग भारत के जिस जगह को अपने कब्जे में किया वह जगह कहलाया सप्त सैंधव। तो कौन सी जगह? पंजाब और अफगानिस्तान वाली जगह। यानी आर्य लोग सबसे पहले भारत के पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसा। उसमें अफगानिस्तान भारत के ही पार्ट में था, अब अलग हो गया, लेकिन पंजाब तो भारत के ही पार्ट में है। तो आर्य लोग भारत के पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसा, यानी उसको अपने कब्जा में किया, फिर वहां पे रहना शुरू किया। वो वाला एरिया कहलाया सप्त सैंधव। अब सप्त सैंधव क्यों कहलाया? क्योंकि उस एरिया में 7 नदियां बहती थी, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख था। इसे सप्त सिंधु भी कहा जाता है। आर्य लोग सबसे पहले
भारत के पंजाब क्षेत्र में आकर बसा था। क्योंकि अफगानिस्तान का नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं अब, ऐसे तो और लोग सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसा था, लेकिन अब अफगानिस्तान भारत में नहीं है, लेकिन पंजाब है। तो हम वर्तमान स्थिति से अगर देखें तो आर्य लोग भारत के पंजाब क्षेत्र में आकर बसा था वर्तमान स्थिति के हिसाब से। तो वो पंजाब के जिस एरिया को कब्जा किया था वह एरिया को उन्होंने सप्त सैंधव नाम दिया था। वह एरिया किस नाम से जाना गया? सप्त सैंधव नाम से। अब ये पंजाब के बाद कुरुक्षेत्र में आकर बसा था। कुरुक्षेत्र बोले तो हरियाणा। ये पंजाब के बाद पंजाब से ही सटा हुआ एरिया था कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र वाला एरिया में आकर बसा तो वो एरिया कहलाया ब्रह्मवर्त। उसके बाद ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आकर बस गया, तो वो वह क्षेत्र कहलाया वाराणसी देश। उसके बाद ये हिमालय एवं विंध्याचल क्षेत्र में आकर बस गया, तो वो कहलाया मध्य देश। उसके बाद ये बिहार और बंगाल क्षेत्र में आकर बसा। तो आज लोग बिहार और बंगाल के जिस क्षेत्र पर कब्जा किया, हम यहाँ पर ज्यादा ध्यान देंगे। आज लोग बिहार और बंगाल के जिस क्षेत्र पर कब्जा किया और जिस क्षेत्र में आकर बसा वह क्षेत्र कहलाया आर्यावर्त। वह क्षेत्र क्या कहलाया? आर्यावर्त। अब बिहार की बात किया जाए तो बिहार के बारे में ये सवाल उठता है कि आर्य लोग बिहार में कब आया था? ऋग्वैदिक काल में आया था कि उत्तर वैदिक काल में आया था? ऋग्वैदिक काल में आया था कि उत्तर वैदिक काल में आया था? उत्तर वैदिक काल में आया था। उत्तर वैदिक काल में आया था। तो इसका आंसर होता है कि बिहार में आर्य लोग आया था उत्तर वैदिक काल में। लेकिन हकीकत ये है कि आर्य लोग ऋग्वैदिक काल में ही बिहार में आना शुरू कर दिया था। यानी जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था तो उसी समय आर्य लोग बिहार में आना शुरू कर दिया था। लेकिन वो मुख्य रूप से यानी बड़े रूप में, विस्तार रूप में, एक भीड़ के साथ, यानी वो मुख्य रूप से बिहार में उत्तर वैदिक काल में आया था। वो भी जब अथर्ववेद लिखा जा रहा था।